हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, जो कि एक मोमेंटम इंडिकेटर है और इसका यूज स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस में किया जाता है। और RSI की वैल्यूज़ के बेसिस पे स्टॉक के बारे में एक व्यू बनाया जाता है कि कौन सा स्टॉक ओवरबॉल्ड है, कौन सा स्टॉक ओवरसोल्ड है। अगर RSI की वैल्यू 70 से ऊपर है तो स्टॉक को थ्योरेटिकली ओवरबॉल्ड माना जाता है, while when RSI is less than 30 then a stock को ओवरसोल्ड माना जाता है। इस वीडियो में हम लोग RSI को काफ़ी डिटेल में डाइसेक्ट करेंगे, जिसमें हम लोग RSI के फॉर्मूले को समझेंगे और साथ ही साथ RSI क्यों 0 से 100 के बीच में वैरी करता है, और RSI को डेफिनेटली गूगल शीट में स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे। और जब मैं ये बना रहा था तो फिर मैंने सोचा क्यों ना स्टॉक का एक ड्रॉप डाउन बना दिया जाए, जिसमें हमने निफ्टी 500 के 500 स्टॉक्स लिए हैं और इसमें आप कोई भी स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो और उस हिसाब से आपके इतने सारे डेटा पॉपुलेट हो जाएंगे। And then RSI we will learn in this video, and moving average is also we have covered in a previous video, and this is very easy if you are a regular viewer of this channel। ये हमने काफ़ी वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है, ये सारे के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और ये डायनेमिक भी है बिल्कुल। तो चलिए इस शीट को स्क्रैच से बिल्ड करना चालू करते हैं। तो कोई भी शीट गूगल शीट बनाने के लिए आपको sheet.new टाइप करना है, जहां आप गूगल अकाउंट में लॉग्ड इन है, और फिर आपको शीट का नाम दे देना है। उसके बाद यहाँ पे एक ये ड्रॉप डाउन है जो कि निफ्टी 500 का स्टॉक है। तो सबसे पहले ये हम लोग बिल्ड कर लेते हैं। तो उसके लिए NSE की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे मार्केट डेटा में आप इंडाइसेस में जाएंगे और यहाँ से आपको निफ्टी 500 की जो सिंबल्स हैं वो पुल करने हैं। या तो आप यहाँ से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर इस CSV को डाउनलोड कर सकते हैं। CSV डाउनलोड हो गया तो मैं सिंबल्स यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये तो हमारे हो गया सिंबल। के बाद एक दूसरा टैब लेते हैं जिसमें हम लोग लेट्स से स्टॉक डिटेल्स लिख देते हैं और इसमें पहले सेलेक्ट स्टॉक अपने को करना है बेसिस ऑन दीज 500 स्टॉक्स। तो ये हम लोग डेटा वैलिडेशन के थ्रू करेंगे। तो हम लोग डेटा में गए और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाते हैं, ऐड रूल करते हैं, ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ रेंज। अगर आपको ये सब बेसिक चीज़ें समझने में असुविधा हो रही है देन आप हमारे सारे जो वीडियोज़ हैं डिस्क्रिप्शन में मैं सबके लिंक दे दूंगा, तो प्लीज़ गो थ्रू देम। तो क्राइटेरिया ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ रेंज एंड देन आपको रेंज देना है। तो रेंज ये रहा, ये 500, इसको मैं लेट से नीचे 2500 तक एक्सटेंड कर देता हूँ, क्योंकि कल को अगर आपको चाहिए और स्टॉक्स इसमें ऐड करने हैं तो आप वो सब सिम्बल्स इसमें डाल सकते हैं। तो ये तो हो गया, यहाँ पे आपका ड्रॉप डाउन बिल्ड हो गया है, राइट। अब हमें RSI कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है, RSI इक्वल टू 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एवरेज गेन डिवाइडेड बाई एवरेज लॉस। तो इसके लिए हमें एवरेज गेन और एवरेज लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट उसके लिए पहले हमें स्टॉक का हिस्टोरिकल डेटा चाहिए। तो हिस्टोरिकल डेटा को पुल करने के लिए हम लोग गूगल फाइनेंस फंक्शन का यूज करेंगे। तो उसके लिए अपन यहाँ चलते हैं, इस शीट का नाम दे देते हैं डेली RSI। तो गूगल फाइनेंस फंक्शन से हिस्टोरिकल डेटा पुल करने के लिए इसका भी वीडियो हमारे चैनल पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अभी आपको कॉपी कर रहा होगा। तो पहले आपको टिक कर देना जरूरी होता है, जिसमें आपको एक्सचेंज के नाम के साथ वैल्यूज पास करनी चाहिए, वरना क्या हो सकता है कि कुछ स्टॉक्स जैसे TCS, इन्फोसिस एक्सेट्रा जो दूसरे एक्सचेंज में लिस्टेड जो हैं, अगर आप उसका नाम नहीं दोगे तो गूगल फाइनेंस फंक्शन माइट गेट कन्फ्यूज और ये आपको दूसरे एक्सचेंज से वैल्यू पुल करके दे देगा, जहाँ पे कि इसका करेंसी अलग होगा तो वैल्यू काफ़ी अलग आ सकती है। तो लेट्स से आई वांट टू पुल डेटा फॉर NSE TCS। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पैरामीटर ऑफ गूगल फाइनेंस फंक्शन, एंड द एट्रीब्यूट वुड बी क्लोजिंग प्राइस। तो उसके लिए क्लोज देर आर 15 पॉसिबल एट्रीब्यूट्स फॉर गूगल फाइनेंस फंक्शन। क्लोजिंग प्राइस इज वन ऑफ देम, एंड देन स्टार्ट डेट। तो स्टार्ट डेट लेट से मैं बोलता हूँ कि आज का जो डेट है उससे पिछले 200 दिन पहले। ये टुडे माइनस 200 मैं इसलिए लिख रहा हूँ सो दैट ये मुझे डेली चेंज ना करना पड़े, ये ऑटोमेटिकली पिछले 200 दिन का डेटा पुल करते रहे। एंड यहाँ पे प्लीज माइंड दिस 200 इज कैलेंडर डे नॉट द ट्रेडिंग डेज। ये आपको अभी डेटा आएगा तो क्लियर होगा। तो यहाँ पे ये जो डेटा आ गया है तो आप देख रहे हो 136 डेज का ही है, बिकॉज बट हमने बोला था 200 डेज का, बिकॉज इसमें देर इज सैटरडे संडे एंड ट्रेडिंग हॉलीडेज। ओके, तो ये तो मैं गूगल फाइनेंस फंक्शन कैसे काम करता है ये मैंने आपको दिखा दिया, बट
आइडियली हमें ये जो स्टॉक का सिलेक्शन है वहाँ से लिंक करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चलते हैं और जो स्टॉक डिटेल वाली शीट है उसमें टिकर हमने अब नहीं बनाया, फिर भी लेट से ई में मैं टिकर डालूंगा एंड देन फिर एट्रीब्यूट was close and then start date it's today -200 and then today। तो ये मेरा हो गया, बट यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि इसको स्टॉक डिटेल E1 में वैल्यू नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पे हमने टिकर भी बनाया नहीं है। तो बना देते हैं कॉन्कैटनेट फंक्शन जो कि दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने का काम करता है। तो फर्स्ट स्ट्रिंग अपन एक्सचेंज का नाम दे देते हैं NSE कॉलन एंड देन चूंकि ये स्ट्रिंग है इसलिए डबल कोट्स में and then this and the second string would be this one। तो जैसे आप देख रहे होगे NSE सोना कॉम्स हो गया, इसको जैसे ही मैं चेंज करूंगा ये चेंज हो जाएगा। तो अब उस हिसाब से लाइक दिस इज द डेटा ऑफ एस्टरडीएम राइट। अगर इसको मैं लेट्स से चेंज करके IDBI कर देता हूँ तो ये अब जो मेरे पास डेटा होगा ये IDBI का होगा। तो ये आप देख रहे हो कि 89.4 हो गया है, पहले कुछ 442 था। लेट्स से आई चेंज इट अगेन टू लेट्स से क्रिसिल। तो क्रिसिल 4000 के आसपास कुछ ट्रेड करता है, तो हाँ ये 408। तो ये अब डायनेमिक मेरे पास रेडी हो गया है। अब जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का ये फॉर्मूला है ये अपने को बिल्ड करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डेली चेंज लिखना पड़ेगा एंड देन क्या गेन हुआ है, क्या लॉस हुआ है, क्या एवरेज गेन हुआ है, क्या एवरेज लॉस हुआ है एंड देन रिलेटिव स्ट्रेंथ विच इज एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस एंड देन RSI। ओके, यहाँ पे मैं RSI फॉर्मूले आपके लिए लिख देता हूँ। सो RSI इक्वल टू 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस RS, जहाँ पे RS इज एवरेज गेन डिवाइडेड बाई एवरेज लॉस। ओके, तो ये रहा हमारा RSI का फॉर्मूला। तो डेली चेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि आज का जो प्राइस है माइनस प्रीवियस डे का प्राइस। तो लेट्स से ये 9 अप्रैल है, तो 9 अप्रैल का प्राइस माइनस प्रीवियस डे का प्राइस। तो ये हो गया डेली चेंज और ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे यहाँ पे डेली चेंज नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। तो गेन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई गेन है तो बताइए, वरना उसको जीरो रखिए। ठीक है, दिस इज हाउ दिस फंक्शन इज काइंड ऑफ डिफाइंड। तो यहाँ पे गेन के लिए मैं लिख रहा हूँ कि जहाँ जहाँ लॉसेस हैं, मतलब जहाँ पे डेली चेंज निगेटिव हैं वहाँ पे कोई गेन नहीं है, मतलब गेन जीरो है। ओके, तो इफ T3 इज नेगेटिव देन जीरो एल्स दिस वैल्यू। ओके, तो ये आप देखोगे, तो अब आप देखोगे जहाँ जहाँ गेन पॉजिटिव है वो पॉजिटिव वैल्यूज आ गई हैं, बट जहाँ जहाँ नेगेटिव वैल्यूज हैं वहाँ पे जीरो आपको अपडेट हो गया है। सिमिलरली फॉर लॉसेस मतलब जहाँ पे डेली चेंज नेगेटिव है राइट। सो इफ दिस इज नेगेटिव देन एक चीज इसमें ये भी करते हैं फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ द फॉर्मूला, ये सारे एब्सोल्यूट वैल्यूज में कैलकुलेट करते हैं। तो अगर ये लॉस लेट से -1.1 है, स्टिल वी विल कन्वर्ट इट टू पॉजिटिव वैल्यू 1.1। तो इफ C3 इज नेगेटिव देन राइट -C3, और यहाँ पे एब्सोल्यूट फंक्शन भी यूज कर सकते थे, चॉइस इज टोटली योर्स, एल्स जीरो। तो यहाँ पे अब आप देखोगे कि जहाँ जहाँ यहाँ पे जीरो है वहाँ पे इसमें वैल्यू मिलेगा। तो अब हमारे पास डेली के हिसाब से उस स्टॉक में प्रीवियस डे के हिसाब से गेन हुआ है या लॉस हुआ है वो डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अब जो RSI जो कैलकुलेट किया जाता है यूजुअली ये RSI 14 डेज का कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे पहले हम लोग 14 डेज का एवरेज गेन किया हुआ है और एवरेज लॉस किया हुआ है वो निकाल लेते हैं। तो उसके लिए ये हो गया 14 डेज का। तो यहाँ पे इक्वल टू एवरेज तो ये मेरा इसको मैं नीचे ड्रैग नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों ड्रैग नहीं कर रहा हूँ। सेम गोज विथ लॉसेस। ओके, सो अब यहाँ पे हमारे पास दो चॉइसेज हैं कि एवरेज गेन जो है ये मैं इसी तरीके से इसको नीचे ड्रैग कर दूँ
जैसे ये नाउ एवरेज गेन वुड बी द नेक्स्ट 14 डेज, सिमिलरली फॉर एवरेज लॉसेस, या फिर मैं कुछ और मेथड यूज करूँ। सो ये मेथड भी सही है, ये ट्रेडिशनल सिंपल मेथड है, बट जब मैं ये कैलकुलेट कर रहा था तो मैंने सारे मेथड से कैलकुलेट किए, एंड व्हेन आई ट्राई टू मैच द वैल्यूज विद ट्रेडिंग व्यू का RSI, देन उसमें एक मेथड होता है जिसको वाइल्डर्स स्मूथनिंग मेथड बोलते हैं, उससे वैल्यू मैच किया। तो उसमें कुछ नहीं किया जाता है, जो रिसेंट आपका एवरेज गेन जो कैलकुलेट आपने किया है सिंपल मूविंग एवरेज के हिसाब से, सिंपल एवरेज ऑफ गेन के हिसाब से, उसको सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, एंड देन ऑफ द मोस्ट रिसेंट वैल्यू, एंड फिर उस हिसाब से RS और RSI का कैलकुलेशन किया जाता है। तो ये मैं समझाता हूँ आपको। तो अब जो नेक्स्ट हमारा एवरेज गेन कैलकुलेट होगा, उसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसको ये बोल रहा हूँ कि पिछले जो 13 डेज थे उसका भी एवरेज गेन 23.01 ही था। मतलब ये मोस्ट रिसेंट एवरेज गेन को मैं सबसे ज़्यादा वेटेज दे रहा हूँ, और यहाँ से मैं फंक्शन इनिशियलाइज कर रहा हूँ। इसके पहले मैं ऐसा नहीं कर सकता था बिकॉज मेरे पास कहीं वैल्यू नहीं था। तो एक बेस को इनिशियलाइज करने के लिए मैंने सिंपल एवरेज का यूज किया है ऑफ प्रीवियस 14 डेज, बट आगे के लिए मैं जो मोस्ट रिसेंट वाला एवरेज गेन है उसको सबसे ज़्यादा वेटेज दूंगा, उसको 13 वेटेज मैं दे रहा हूँ क्योंकि ये 14 पीरियड का है, एंड जो मोस्ट रिसेंट गेन है उसके लिए ये, एंड ये डिवाइडेड बाई 14। अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में समझोगे तो काइंड ऑफ ये वेटेड एवरेज ही है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वेट मीन्स 13 वेट आउट ऑफ 14 हैज़ बीन गिवन टू द मोस्ट रिसेंट एवरेज गेन, जो कि हमने बेस को इनिशियलाइज किया ऑन द बेसिस ऑफ मूविंग एवरेज। ओके, तो ये है वाइल्डर्स स्मूथनिंग मेथड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बाकी मेथड गलत है, बाकी मेथड भी सही है, बट सबका अपना अपना रिलेवेंस है। और कोई भी स्मूथनिंग मेथड होता है वो यूजुअली ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है इसको, क्योंकि वो मोस्ट रिसेंट डेटा पॉइंट सबसे ज़्यादा वैल्यू करता है या वेट देता है। तो इस हिसाब से ये हमारे पास हो गया एवरेज गेन। सिमिलरली फॉर लॉसेस, व्हाट आई विल डू, आई विल गिव 13 वेटेज to the most nearest average loss that we have incurred. ठीक है, plus the loss on this date divided by 14. तो ये तो जी हो गया हमारा एवरेज लॉस। अब हमारे पास RS जो होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ, वो होता है एवरेज गेन डिवाइडेड बाई एवरेज लॉस, तो इक्वल टू एवरेज गेन डिवाइडेड बाई एवरेज लॉस। फिर उसके बाद जो RSI होता है, RSI होता है 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस RS, तो इक्वल टू 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस माई RS इज हियर। इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि RS 0 से 100 के बीच में क्यों होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया, मेरे पास RSI की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। ये मैं आपको पहले ट्रेडिंग व्यू से मैप करके दिखा देता हूँ कि पहले तो ये स्टॉक कौन सा है ये देखना पड़ेगा। हाँ, दिस इज क्रिसिल, राइट। सो क्रिसिल का 23 अक्टूबर को 64.6 आ रहा है। तो क्रिसिल ये 24 हो गया है क्योंकि अभी मार्केट रनिंग है, तो 24 का डेटा नहीं पुल हुआ है। तो अगर मैं लेट से 23 का डेटा देख रहा हूँ, हाँ, तो 23 इज समवेयर हियर 64.7 अपन 64.61 लगभग, बिल्कुल वेरी एक्यूरेट। लेट्स चेंज दिस एंड कोई दूसरा स्टॉक ले लेते हैं, लेट्स से हिंद जिंक ले लेते हैं। तो ये यहाँ पे हिंद जिंक का RSI हो गया होगा 56। तो हिंद जिंक का 24 को 62 RS है, 23 को दिस इज अराउंड 56.06। वी ऑल्सो गॉट 56.04, प्रेटी क्लोज। तो ये तो हमारा हो गया RSI का कैलकुलेशन। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि RSI 0 से 100 के बीच में क्यों वेरी करता है। ठीक है, तो आप देखोगे RSI 100 माइनस 100 1 प्लस RS, इसमें जो ओनली वेरिएबल है वो RS है। ओके, बाकी सब चीज़ें कॉन्स्टेंट है। लेट्स से कोई एक ऐसा स्टॉक है जिसमें कि एवरेज गेन डेली ज़्यादा होता है, बहुत एवरेज गेन हो, काफ़ी सारा एवरेज गेन होता है, डेली स्टॉक चल रहा है, एवरेज गेन पे गेन है बट लॉसेस नहीं होते हैं। तो उस केसेस में क्या होगा कि RS की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी, और RS की वैल्यू जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेट्स से 1 लाख और 2 लाख, दिस इज जस्ट आई एम एक्स्ट्रापोलेटिंग, इतनी ज़्यादा भी नहीं होगी। तो जैसे ही ये काफ़ी हाई को अप्रोच करेगी, देन दिस विल बिकम जीरो, राइट।
100 डिवाइडेड बाई एनीथिंग वेरी वेरी बिग वुड बी टेंडिंग टू 0, तब RSI आपको 100 की तरफ टेंड करेगा. सो दैट वुड बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू. सिमिलरली अगर कोई चीज़ है जिसमें कि लॉस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जो कि डेली कोई ऐसा स्टॉक है जो कि डेली गिर रहा है, तो उसमें क्या होगा, चूंकि ये वाली वैल्यू काफ़ी एवरेज लॉस इज बहुत बड़ा, मतलब RS विल टेंड टू 0. तो मतलब ये अगर 0 को टेंड करेगा तो 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 1 विच इज 0, तो मतलब बियरिश सिग्नल के लिए 0 है. तो दैट इज हाउ इट इज. इसको मैं यहाँ से भी आपको करके दिखा देता हूँ. तो लेट्स से अगर कोई ये RS की जो वैल्यू है, कोई ऐसा स्टॉक है जिसमें RS बहुत बड़ा है, मतलब जिसमें बहुत बड़ा एवरेज गेन हो गया है. सो लेट्स से मैं इसको इतना बड़ा कर देता हूँ. सो सी RSI हैज टेंडेड टू 99.9. अगर मैं RS को लेट्स से बोल देता हूँ 0.001, सो RSI इज टेंडिंग टू 0. सो यही कारण होता है कि RSI को बोला जाता है कि ये 0 से 100, ये जिन्होंने भी ये फंक्शन बनाया है, ये इस तरीके से इसको स्टैंडर्डाइज करने का टेक्निक है कि सब लोग एक तरीके से ही फंक्शन को कैलकुलेट करें और फंक्शन को जानें. तो ये तो हो गया कैसे RSI को 0 और 100 के बीच में लाई करता है. अब हमें इसको वीकली RSI भी कैलकुलेट करना है. मीनवाइल आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट. और एक चीज़ मैं और बता दूंगा, इस वीडियो पे काफ़ी सारे कमेंट आएंगे कि क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्या कि यहाँ पे लेट्स से लिस्ट ऑफ 50 स्टॉक्स है और वहाँ पे एक कॉलम में काफ़ी सारे RSI वैल्यूज़ हैं क्या. तो एक पॉसिबल टेक्निक है विच कैन बी द यूज ऑफ इम्पोर्ट XML फंक्शन, थ्रू इम्पोर्ट XML और थ्रू इम्पोर्ट डेटा फंक्शन के थ्रू ये किया जा सकता है. Although I tried around 7 to 8 website try to pull this data, but मुझे किसी वेबसाइट से ये डेटा नहीं मिल पाया, because वहाँ पे आपके वेबसाइट आपको सपोर्ट करना चाहिए if you want to pull the data from these functions. तो hence currently I don't have a solution. आप जो कमेंट में लिख के पूछोगे कि यहाँ पे लेट्स से 30 स्टॉक का लिस्ट है और वो सारे को RSI 1 by 1 चाहिए. नो, currently the method is only that you select a stock from here and then you will get your RSI. Okay, तो दिस इज द डेली RSI. अगर आपने कोई ये वीकली RSI बनाना है तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसी सीट को डुप्लीकेट कर देता हूँ और इसका नाम कर देता हूँ वीकली RSI. और ये जो डेटा यहाँ पे है इसको यहाँ पे वीकली डेटा पुल कर लेते हैं. तो गूगल फाइनेंस फंक्शन का जो आखिरी पैरामीटर होता है वो ये बोलता है कि आप डेटा को किस तरीके से पुल करना चाहते हो, डेली या वीकली. अगर आप कुछ नहीं स्पेसिफाई करोगे, जैसा हमने पहले नहीं किया था, तो ये डेली पुल कर रहा था, बट अगर आप स्पेसिफाई करोगे तो ये वीकली पुल करेगा. सो फॉर वीकली ईदर यू कैन राइट 7 और यू कैन टाइप इन टेक्स्ट वीकली. सो अब ये डेटा वीकली के फॉर्मेट में आ जाएगा. ठीक है, तो ये तो हो गया वीकली. बट अब क्या हुआ इसमें, जैसे ही मैंने डेटा वीकली के लिए पुल किया है तो आप देखो कुछ ही वीक के डेटा हमारे पास आए हैं, बिकॉज यहाँ पे हमने डेट -200 डाला. लेट्स इसको -1200 कर देते हैं, तो वी शुड बी अराउंड 4 years. तो कहाँ तक डेटा आता है, हाँ ठीक है, दिस इज स्टिल ईयर. तो इसके लिए हमें इन सब को थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करना पड़ेगा. तो ये भी मैं आपको मैच करके दिखा देता हूँ. दिस इज 31 वीकली बेसिस पे. अगर ये 31.07 है तो ये चार्ट को मैंने किया वीकली पे, बट ये मैच नहीं हो रहा है. ये मैच इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि फर्स्ट ये 18 अक्टूबर का डेटा है, क्योंकि वीक जिस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है उनका वीक का पीरियड अलग हो सकता है. दैट कैन बी वन रीज़न, राइट. सो इसलिए थोड़ा सा डेविएशन है. तो ये तो हो गया आपका वीकली RSI. नाउ लेट्स कम टू जो मैंने आपको शीट दिखाई थी, उसमें मैंने दिखाया था कि यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन के हिसाब पे इतने सारे डिटेल्स आ जाएंगे. तो इतने सारे डिटेल्स मैं लिख देता हूँ. ये थोड़ा फास्ट काम करेंगे जस्ट टू काइंड ऑफ सेव सम टाइम. तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इसको यहाँ पे लिख देते हैं. तो जैसे कि आप देखोगे ये सिंपल गूगल फाइनेंस फंक्शन है. सो गूगल फाइनेंस फंक्शन से इतनी सारी चीज़ें आप पुल कर सकते हो. ये आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लर्न मोर में हेल्प सेक्शन में आप देखोगे तो ये आपको बता देगा कि इतनी सारी चीज़ें आप पुल कर सकते हो. जैसे कि यू कैन पुल प्राइस, ओपनिंग प्राइस, हाई लो, जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है. और ये सब के लिए जो सेकंड पैरामीटर होता है स्टॉक का, वो बस आपको चेंज करना है, जो कि मैंने यहाँ पे बगल में लिख रखा है. ठीक है,
तो गूगल फाइनेंस एंड देन द फर्स्ट पैरामीटर इज द टिकर विच इज ऑलरेडी हियर, एंड देन मैं इसको लॉक कर देता हूँ क्योंकि मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा, एंड द एट्रीब्यूट इज हियर. सो एट्रीब्यूट इज नेम टू गेट द नेम, एंड एट्रीब्यूट इज प्राइस ओपन टू गेट द प्राइस ओपन. तो ये तो आपके पास इसका नाम आ गया. यहाँ पे मार्केट कैप मैंने करोर्स में लिख रखा था, तो इसको मैं थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई करोर्स. ये आ गया मार्केट कैप. डेली RSI भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेटा इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा और फिर उस हिसाब से इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैं ना जो लेटेस्ट RSI है उसको थोड़ा सा पुल करने की कोशिश करता हूँ. वो मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लेट्स से अगर मैं यहाँ से रेफरेंस कर दिया देन माइट भी कल को ऐसा हो जाए कि यहाँ पे जो 136 रोज हों, मेरा लेटेस्ट डेटा थोड़ा नीचे चला जाए या थोड़ा ऊपर चला जाए, बिकॉज दैट विल डिपेंड अपॉन हॉलीडेज एंड ऑल. इसलिए मैं इस डेटा को सॉर्ट कर रहा हूँ और इसको अरेंज ऊपर से कर दे रहा हूँ. मतलब जो लेटेस्ट डेटा है वो टॉप में दिखेगा और फिर मैं वहाँ से उसको रेफरेंसिंग कर दे रहा हूँ. तो उसके लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल सा क्वेरी फार्मूला यहाँ पे लेट्स से लिख देता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट स्टार अगर सारे कॉलम पुल करने हैं तो, बट यहाँ पे मेरे को सिर्फ कॉलम E और कॉलम I पुल करने हैं, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्डर बाय A डिसेंडिंग. ओके, और इसको मैं ऐसे कर दिया. ठीक है, तो ये मेरे पास जो लेटेस्ट डेटा है टॉप में जाएगा और इसको मैं यहाँ से लिंक कर देता हूँ. तो ये हो गया. यहाँ पे एक और इफ फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि आपको एक सिग्नल मिल जाए कि स्टॉक ओवरबॉट है या अंडरसोल्ड है. तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इफ C19 इज ग्रेटर दैन 70 देन ओवरसोल्ड, ओवरबॉट. अगर ये नहीं है तो फिर ये एक दूसरा इफ कंडीशन चेक करेगा जिसमें कि इफ दिस इज लेस दैन 30 देन ओवरसोल्ड. और अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो मैं ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ. आप कुछ और भी लिख सकते हो, न्यूट्रल भी लिख सकते थे. सेम फॉर्मूला जो डेली RSI के लिए, सेम चीज़ मैं यहाँ पे वीकली RSI के लिए भी कर देता हूँ. मैं यहाँ से वीकली RSI को लिंक कर दे रहा हूँ. ठीक है, उसके बाद अगर आपको मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मूविंग एवरेज के लिए भी एक फार्मूला लिख सकते हैं. मैंने काफ़ी डिटेल में इस वीडियो में कॉपी कर रखा है. यहाँ पे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं टाइम बचाने के लिए डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर दे रहा हूँ. आपको बहुत क्विकली समझा देता हूँ. यहाँ पे गूगल फाइनेंस फंक्शन के थ्रू हमने डेटा पुल किया है एंड यहाँ पे इसको इसके साथ लिंक किया है और 2 टाइम्स डेटा पुल कर रहा है. मतलब अगर आपको 5 दिनों का डेली मूविंग एवरेज चाहिए देन 5 into 2 टू काइंड ऑफ टेक केयर ऑफ ऑल द हॉलीडेज एंड ट्रेडिंग डेज, एंड देन हमने उतने ही डेटा पुल कर रहे हैं जितना का DMA कैलकुलेट कर रहे हैं. लेट्स से 5 डे पीरियड का, तो इसको हम लोग लिमिट कर रहे हैं A21 से, मतलब इससे, और फिर उसका यहाँ पे एवरेज ले रहे हैं. तो ये फॉर्मूला मैं सीधा यहाँ कॉपी कर रहा हूँ. डिटेल वीडियो चैनल पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अभी पॉप भी कर रहा होगा तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया DMA और इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ. तो ये DMA 51420. सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे एक इफ कंडीशन भी लिख सकते हैं कि अगर इफ लेट्स से करंट मार्केट प्राइस, जो कि ये यहाँ पे है, करंट मार्केट प्राइस इज ग्रेटर दैन DMA देन दिस इज अ बुलिश सिग्नल, राइट. सो दैट इज कैरेक्टर. आप भी लिख सकते हो. मैं इसको 9650 आई गेस. उसी तरीके से आप डाउनवर्ड के लिए भी सिंबल बना सकते हो और ये कर सकते हो. तो ये था इस वीडियो के बारे में. अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. और इस तरीके के वीडियोस मैं बनाते रहता हूँ जिसमें कैसे आप गूगल शीट से स्टॉक मार्केट के फाइनेंशियल डेटा को पुल करके कुछ एनालिसिस और डिसीजन बना सकते हो. तो ये रहा प्लेलिस्ट स्क्रीन के ऊपर जिसमें आप इन सब वीडियो को देख सकते हो. तो मिलता हूँ मैं आपको इन्हीं वीडियोस में, और जितने भी वीडियोस के बारे में मैंने बात करी है इस वीडियो में थ्रू आउट, सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और बहुत सारे वीडियोस इस प्लेलिस्ट में हैं. तो लेट्स सी यू गाइस देयर. थैंक यू, बाय.